हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल मिस टिप्सी और मैं हूं आप सबकी दोस्त मुनमुन। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आप किस तरह से केदारनाथ, तुंगनाथ और बद्रीनाथ तीनों एक ही ट्रिप में कंप्लीट कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगी आपको किस तरह से इन सारी जगहों पे पहुंचना है, कहाँ रहना है, कहाँ खा सकते हैं और कितना खर्चा आ सकता है। और वीडियो के एंड में मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगी जो मैंने गलत किया था अपने ट्रिप में, ताकि आप उसे सही कर सकें और अपने ट्रिप को बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकें। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगी, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको आगे भी ऐसे ट्रैवल ब्लॉग्स देखने हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू किया जाए। डे 1 हम ऋषिकेश पहुंचे। पहला दिन हमने ऋषिकेश इसलिए चुना क्योंकि अगले दिन गाड़ी यहीं से जाने वाली थी। ऋषिकेश में आप होटल्स या तो राम झूला या लक्ष्मण झूला के पास ले सकते हैं। अगर आप राम झूला के पास लेते हैं तो वहाँ पे आपको मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि परमार्थ निकेतन, बीटल्स आश्रम, ये सारे राम झूला के पास है। पर अगर आप लक्ष्मण झूला के पास रुकते हो तो यहाँ पे आपको 9 मंजिला मंदिर मिल जाएगा और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे अच्छे कैफेज भी मिल जाएंगे। लक्ष्मण झूला के पास हम होटल सूर्या में रुके थे, जो बिल्कुल ही एक एवरेज होटल था और इसका चार्जेस 2 से 3 हज़ार के बीच था। डे 2 हम ऋषिकेश से फाटा के लिए निकले। हम फाटा इसलिए रुके क्योंकि हमें हेलीकॉप्टर का टिकट करवाना था। आप अगर केदारनाथ हेलीकॉप्टर से जाते हो तो आप उसी हिसाब से अपनी होटल बुकिंग करवाइएगा। गवर्नमेंट ऑथराइज्ड हेलीकॉप्टर्स सिर्फ गुप्तकाशी, फाटा और सिरसी से जाती है। अगर आप हेलीकॉप्टर से केदारनाथ जाते हो तो इन 3 जगहों के पास होटल्स बुक करवाना। हेलीकॉप्टर कैसे बुक करवाना है, इस पे आपको ढेर सारे वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब पे, तो मैं इस टॉपिक पे अलग से वीडियो नहीं बनाऊंगी। फाटा में हम होटल वासुकी रुके थे, जिसके चार्जेस 2 से 2,500 के बीच था और एक रूम में 3 से 4 लोग रुक सकते थे। तो अब बात करते हैं हम फाटा पहुँचे कैसे। हमने इस पूरे ट्रिप के लिए एक कैब बुक करवा लिया था, जिसके चार्जेस 24 से 26 हज़ार के बीच पड़ा था हमें, और हम लोग 5 लोग थे। हमें अर्टिगा दिया गया था। अगर आप इनोवा लेते हो तो उसके चार्जेस थोड़ा ज़्यादा होता है। अगर आपको फाटा बस से जाना है तो आप हरिद्वार पहुंच सकते हैं और हरिद्वार के बस स्टैंड से आपको प्राइवेट बस मिल जाएगी जो गुप्तकाशी से फाटा और फिर सोनप्रयाग जाती है। आप फाटा उतर जा सकते हो और ये बस हरिद्वार से करीब सुबह के 5 बजे निकलती है। ऋषिकेश से फाटा जाने में करीब 7 से 8 घंटा लग जाता है, पर हमें 15 घंटे लग गए थे क्योंकि बीच में लैंडस्लाइड के लिए हमें कई बार रुकना पड़ा था और पहली बार जब रुके थे वो करीब 4 घंटे का इंतज़ार हो गया था। तो आप इस बात से समझ ही सकते हैं कि हम केदारनाथ हेलीकॉप्टर से नहीं गए थे। तो आप भी अगर केदारनाथ हेलीकॉप्टर से नहीं जाते हो तो आप गौरीकुंड या सोनप्रयाग रुक सकते हो। गौरीकुंड से केदारनाथ ट्रैक शुरू होती है। गौरीकुंड में आपको होटल्स मिल जाएंगे, पर सोनप्रयाग में होटल्स ज़्यादा है और सोनप्रयाग से गौरीकुंड पहुंचने में करीब 30 से 40 मिनट लगते हैं। तो ये भी बात कर लेते हैं, अगर आप सोनप्रयाग रुकते हैं तो आपको सोनप्रयाग पहुंचना कैसे हैं। ऋषिकेश से सोनप्रयाग की बस करीब सुबह के 5 बजे निकलती है, जिसके चार्जेस 250 से 300 के बीच होती है और पहुंचने में करीब 10 घंटे लग जाते हैं। ये बात मैं अलग से इसलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि ये बस फाटा होते हुए नहीं जाती है। पर अगर आप गौरीकुंड रुकने का सोच रहे हैं तो आपको सोनप्रयाग से शेयर्ड जीप लेनी पड़ेगी और गौरीकुंड वहाँ से पहुँचने में 30 से 40 मिनट लगते हैं, जिसके चार्जेस 50 रुपये पर हेड होती है। डे 3 केदारनाथ यात्रा का दिन है। आप जितनी जल्दी शुरू करोगे यात्रा उतना ही आपके लिए अच्छा है। केदारनाथ ट्रैक से रिलेटेड मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है जो आपको इस चैनल में मिल जाएगा। वो लिंक मैं या तो आई बटन में डाल दूंगी या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अगर आप सुबह के 3 से 4 बजे के बीच
यात्रा शुरू कर दें तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ये ट्रैक पूरा करने में करीब 9 से 10 घंटे लग जाते हैं। केदारनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। ये रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आपके पास ज़्यादा सामान है तो आप अपने ज़रूरतमंद सामान को निकाल के बाकी सामान होटल में छोड़ सकते हैं। जैसे कि हमने फाटा के होटल में अपना लगेज छोड़ दिया था और वहाँ से सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें लेके आगे गए थे। आप जिस भी होटल में रुक रहे हो, चाहे वो गौरीकुंड हो, सोनप्रयाग हो या हो फाटा, आप वहाँ के रिसेप्शन में ज़रूर बात कीजिएगा। उनके स्टाफ को रिक्वेस्ट कीजिएगा पहले से, ताकि आपका सामान वो या तो रिसेप्शन में या वर्कर्स रूम में रख दें। अगर आप गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर तक घोड़े या पिट्ठू से जाना चाहते हैं तो आपको गौरीकुंड में गवर्नमेंट ऑथराइज सेंटर भी मिल जाएगा और वहाँ जाके आप अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। ये सारी डिटेल्स मैंने अपनी केदारनाथ ट्रैक से रिलेटेड वीडियो में मेंशन किया हुआ है, जिसका लिंक मैंने पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप इस वीडियो के बाद जाके देख सकते हो। खाने पीने के कई सारे दुकान आपको मंदिर जाते वक्त मिल जाएगा, तो आप वहाँ भी लंच या ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। केदारनाथ रुकने के लिए आपको मंदिर के पास होटल्स और टेंट्स दोनों मिल जाएंगे। टेंट्स के चार्जेस 500 से शुरू होती है और होटल्स सीज़न के हिसाब से प्राइस होती है। केदारनाथ में हम रुके थे होटल मारवाड़, जिसका पर रूम का चार्ज था 9,000 रुपये और एक रूम में हम 5 लोग रुके थे। वहाँ पे उस हिसाब से बेड भी है। बट मैं अगर आपको इस होटल के बारे में बताऊँ तो बिल्कुल ही बेसिक होटल है, आई थिंक उससे भी ख़राब, क्योंकि वॉशरूम में पानी या लाइट जो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं वही नहीं थे। केदारनाथ मंदिर के सामने आपको खाने पीने का दुकान मिल जाएगा, जहाँ पे वेज थाली 200 से 250 रुपये के बीच मिलती है, जिसमें आपको दाल चावल और एक सब्जी मिल जाएगी। मंदिर के सामने कभी कभी भंडारा भी लगता है। अगर आप जब विजिट कर रहे हो और उस टाइम भंडारा मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, आप वहाँ भी अपना लंच या डिनर कर सकती हो। मंदिर सुबह के 5 बजे से दोपहर के 3 बजे तक खुली रहती है और फिर शाम के 5 बजे से 8 बजे तक खुली रहती है। हर साल महाशिवरात्रि वाले दिन द्वार खुलने की तारीख बताई जाती है। इस साल केदारनाथ द्वार 25 अप्रैल को खुली थी और इसके बाद दिवाली के बाद भाई दूज वाले दिन फिर से 6 महीने के लिए बंद हो जाएगी। डे 4 केदारनाथ से उतरने के बाद आप श्री योगी नारायण दर्शन करने जा सकते हो। श्री योगी नारायण का रास्ता सोनप्रयाग से जाती है। इसको पहुंचने में करीब 30 से 40 मिनट लग जाते हैं। अगर आप ग्रुप में जा रहे हो तो आप एक कैब रेंट पे ले सकते हो, जिसके चार्जेस 1000 से 1500 के बीच होती है। कहा जाता है श्री योगी नारायण में शिवजी और पार्वती जी की शादी हुई थी। मंदिर के बाहर आपको काफ़ी सारे पूजा सामग्री के दुकान मिल जाएंगे। आप चाहो तो यहाँ से पूजा सामग्री लेके श्री योगी नारायण में पूजा दे सकते हो। श्री योगी नारायण दर्शन करने के बाद हम निकले चोपटा के लिए। हमें चोपटा पहुँचने में शाम हो गई थी। अगर आपको सोनप्रयाग से चोपटा बाय बस जाना है तो आपको सोनप्रयाग से बद्रीनाथ के लिए बस लेनी पड़ेगी और फिर आप बीच में चोपटा उतर सकते हैं। इसके अलावा आप शेयर्ड गाड़ी से भी जा सकते हैं। इसके लिए आपको सोनप्रयाग से पहले गुप्तकाशी पहुंचनी पड़ेगी, फिर गुप्तकाशी से आपको पहुंचना पड़ेगा ऊखीमठ और ऊखीमठ से आपको एक और गाड़ी लेनी पड़ेगी चोपटा के लिए। तो इसके चार्जेस क्या होते हैं वो भी मैं बता देती हूँ। सोनप्रयाग से गुप्तकाशी जाने में आपको 50 रुपये लगेंगे, गुप्तकाशी से ऊखीमठ जाने में और 50 रुपये लगेंगे और ऊखीमठ से चोपटा जाने में करीब 200 रुपये पर पर्सन चार्जेस होते हैं। चोपटा में होटल्स कम है, पर आप चाहो तो ऊखीमठ भी रुक सकते हो। ऊखीमठ में होटल्स ज़्यादा है, आप ऊखीमठ रुक के अगले दिन चोपटा और फिर वहाँ से तुंगनाथ जा सकते हो। चोपटा में हम रुके थे होटल अनुकंपा, जहाँ से ट्रैक शुरू होती है तुंगनाथ के लिए, बिल्कुल उसी के पास है ये होटल। अगर आप 3 लोग जाते हो तो आपको 3000 में एक रूम मिल जाएगा। अगर आप 2 लोग रुकते हो तो करीब 2 से 2500 में भी रूम मिल जाता है। अब मैं अगर रूम्स के बारे में बताऊँ, रूम्स बिल्कुल एवरेज है। यहाँ पे आपको नहाने के लिए गर्म पानी खरीदना पड़ता है।
अब बात करते हैं आपको चोपटा में खाना पीना कहाँ है। आप जिस होटल में रुक रहे हो वहाँ तो आप डिनर कर ही सकते हो। इसके अलावा सामने आपको कई सारे खाने पीने के दुकान मिल जाएंगे। आप चाहो तो वहाँ पे भी लंच, डिनर या ब्रेकफास्ट कर सकते हो। डे 5 आपको तुंगनाथ जी का दर्शन करके बद्रीनाथ के लिए निकलना है। अगर आप ट्रैक करके तुंगनाथ मंदिर जाना चाहते हैं तो मेरा कहना ये रहेगा कि आप जितनी सुबह हो सके आप ट्रैकिंग शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि बाय ट्रैक मंदिर तक पहुंचने में आराम से 4 से 5 घंटा लग जाता है। तो आप सुबह के 4 से 4:30 बजे तक ट्रैक शुरू कर दे सकते हैं। पर अगर आप घोड़े से जाना चाहते हो तो उसके चार्जेस पड़ेंगे 1500 रुपये पर पर्सन, और इस चार्जेस में आपको ऊपर भी ले जाएंगे और वापस नीचे भी लाएंगे। घोड़ों की सर्विस शुरू होती है सुबह की 5 बजे और मंदिर तक पहुंचने में करीब 2 घंटा लग जाता है। टाइम कम होने की वजह से मेरे मम्मी पापा और भाई घोड़े से ऊपर गए और नीचे भी आए, पर मैं और मेरे हस्बैंड ऊपर गए घोड़े से और ट्रैकिंग करके हम नीचे उतरे। तो ये बिल्कुल आपके ऊपर है, आप अपने हिसाब से प्लान कर सकते हो। अगर आप एक तरफ का घोड़ा लेते हो तो उसके चार्जेस कम होते हैं। तुंगनाथ से चंद्रशिला का रास्ता सिर्फ 1 किलोमीटर का है, पर वहाँ पहुँचने में करीब 1 घंटा लग जाता है, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। तुंगनाथ से चंद्रशिला के लिए हम जाते तो हैं, पर मौसम खराब होने की वजह से हम नहीं पहुंच पाते हैं। पर 2016 के दिसंबर में हमने चोपटा से चंद्रशिला का ट्रैक किया था, और उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन पे डाल दूंगी और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। ये वीडियो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि ये हमारा पहला ट्रैक था और इस चैनल का पहला वीडियो भी। तुंगनाथ मंदिर दर्शन करने के बाद हम नीचे आते हैं और फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद बद्रीनाथ के लिए निकलते हैं। चोपटा से बद्रीनाथ जाने में करीब 7 से 8 घंटे लग जाते हैं। चोपटा से बद्रीनाथ जाने में आपको शेयर्ड गाड़ी मिल जाएगी। शेयर्ड गाड़ी के चार्जेस वैसे तो 9,000 रुपये होते हैं, पर अगर आप ग्रुप में हो तो वो कॉस्ट आप आपस में डिवाइड कर ले सकते हो, या फिर आप किसी और ट्रैवलर के साथ शेयर कर सकते हो। लंच के लिए आप जोशीमठ रुक सकते हो, वहाँ पे आपको खाने पीने के काफ़ी सारे जगह मिल जाएंगे। हम बद्रीनाथ शाम तक पहुँच पाए थे, करीब 5:30 से 6 बज गए थे। बद्रीनाथ में आपको मंदिर के आसपास काफ़ी सारे होटल्स मिल जाएंगे। हम रुके थे होटल नंदा देवी। इनके पास काफ़ी बड़े साइज़ के भी रूम होते हैं। अगर आप ग्रुप में जा रहे हो तो आप एक रूम में 4 से 5 लोग रुक सकते हो, और उसके चार्जेस करीब 4 से 4,500 के बीच होती है। बद्रीनाथ में खाने पीने के काफ़ी सारे दुकान हैं, तो आपको यहाँ पे नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन फूड भी मिल जाएगा। होटल से मंदिर करीब 10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस था, और मंदिर जाते वक्त आप मार्केट से होके निकलोगे तो वहाँ पे आपको ढेर सारे पूजा सामग्री के दुकान मिल जाएंगे। आप वहाँ से सामान लेके पूजा देने जा सकते हो। मंदिर सुबह के 4:30 से दोपहर के 12 बजे तक खुली रहती है, और फिर शाम के 4 बजे से रात के 9 बजे तक खुली रहती है। तो यहाँ पहुँच के, यानी बद्रीनाथ पहुँच के सबसे पहले आप दर्शन करने चले जाओ, क्योंकि यहाँ की जो लाइन होती है वो काफ़ी लंबी होती है। तो हो सकता है आप देर से पहुँचो और आपके दर्शन करते करते तब तक द्वार बंद हो जाए। मेरा कहना यही रहेगा, आप होटल पहुँचो, फ्रेश हो जाओ और फिर जल्दी से दर्शन के लिए निकल जाओ। डे 6 आपको बद्रीनाथ से हरिद्वार लौटना है, पर हरिद्वार जाने से पहले आप जा सकते हो माना गाँव, जो इंडिया का आखिरी गांव है। माना गांव के बाद शुरू होता है चाइना का बॉर्डर, तो इस जगह को अपने आइटिनरी में जरूर शामिल करना। बद्रीनाथ से माना गांव करीब 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पे है, और यहाँ पहुँचने में करीब 30 से 40 मिनट लग जाती है। माना गांव में सरस्वती नदी के दर्शन करने के बाद यहाँ के आखिरी चाय की दुकान में जाना मत भूलना। लोग अक्सर यहाँ चाय पीने जाते हैं और फिर यहाँ पे फोटो भी खिंचवाते हैं। हरिद्वार पहुँचने में करीब 12 घंटे लग जाते हैं, यानी आप रात तक हरिद्वार पहुँच जाओगे। इस दिन आपको हरिद्वार में नाइट स्टे करना है। आप चाहो तो अगले दिन अपने होम टाउन के लिए निकल सकते हो, और इसी के साथ आपकी ट्रिप भी खत्म हो जाती है। पर अगर आप हरिद्वार देखना चाहते हो तो हमारी तरह आप भी 7वें दिन यानी डे 7 में आप दिन के टाइम हरिद्वार घूम सकते हो।
हरिद्वार में साइट सीइंग करने के लिए आप ई रिक्शा ले सकते हो और यहाँ पे काफ़ी सारे मंदिर हैं जो ड्राइवर्स ही घुमा के दिखा दे सकते हैं। साइट सीइंग्स में अलग अलग पॉइंट्स होती है, तो उस हिसाब से इन ई रिक्शा ड्राइवर्स के अलग अलग चार्जेस भी होते हैं। तो आप करीब लगा लो 500 से 600 रुपये में आप काफ़ी सारे मंदिर घूम के देख सकते हो। या फिर अगर आप चाहो तो हरिद्वार से रोपवे राइड लेके मनता देवी टेम्पल भी देख के आ सकते हो। हरिद्वार की मार्केट काफ़ी बड़ी है, तो शाम के वक्त आप यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हो, मार्केट घूम के देख सकते हो। हरिद्वार में काफ़ी सारे खाने पीने के दुकान भी है। आप भी अगर मेरे तरह खाने के शौकीन हैं तो हरिद्वार में अलग अलग खाना ज़रूर ट्राई करना। अब बात करते हैं हरिद्वार में रुकना कहाँ पे है। हरिद्वार में काफ़ी सारे होटल्स मिल जाएंगे आपको। हम जहाँ रुके थे वो है होटल आरती दर्शन, जो बिल्कुल ही मार्केट के पास और गंगा किनारे ही कह सकते हो, क्योंकि यहाँ से गंगा आरती भी दिखती है। पर डे होटल्स के चार्जेस 2,500 से 3,000 के बीच थी, पर अभी तक मैंने जितने भी आपको होटल्स के प्राइसेस बताया है, ये कोई भी फिक्स नहीं है, ये सीज़न के हिसाब से बदलती है। हरिद्वार आओ और गंगा आरती ना देखो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो पूरे दिन घूमने के बाद हम शाम के 6 बजे गंगा आरती देखने गए। गंगा आरती शाम के 6 बजे शुरू होती है और ये 1 घंटे के लिए होती है। गंगा आरती देखने के बाद हम होटल से निकले हरिद्वार बस स्टैंड के लिए, क्योंकि हमें रात की बस पकड़नी थी दिल्ली जाने के लिए, और फिर दिल्ली से हम 8वें दिन कोलकाता के लिए निकले। तो आप भी डे 7 पूरे दिन हरिद्वार घूमने के बाद शाम को आरती देखने के बाद होम टाउन के लिए निकल सकते हैं। वैसे तो आइटिनरी यहीं पे ख़त्म होती है और आप चाहो तो वीडियो को रोक सकते हो, पर जैसे कि मैंने इस वीडियो के शुरुआत में कहा था, मैंने जो जो चीज़ें एक्सपीरियंस किया था इस ट्रिप के दौरान, जो मुझे गलत लगी, वो सारी मैं इस वीडियो के एंड में शेयर करूँगी। और वही चीज़ें मैं अब बताने जा रही हूँ, जिससे कि आप अपनी ट्रिप की प्लानिंग मेरे से बेहतर कर सकें। वैसे तो ये ट्रिप 6 नाइट्स और 7 डेज़ का था, पर मेरा कहना ये रहेगा कि आप हाथ में 1 से 2 दिन एक्स्ट्रा लेके चलें। इससे क्या होगा, आप जहाँ भी पहुँचते हो, आप दिन के टाइम पहुँचते हो, आप मंदिर के अलावा उस जगह को भी देख सकते हो, प्लस आप थोड़ा रिलैक्स होके भी घूम सकते हो। ऑनेस्टली हम तीनों मंदिर के दर्शन तो किए थे, पर सब कुछ बहुत ही ज़्यादा टाइट शेड्यूल में हो गया था। हम हर जगह शाम के वक्त पहुंच रहे थे और फिर अगले दिन दर्शन करके ही निकल रहे थे। अगर आप 1 दिन एक्स्ट्रा लेते हो तो कहाँ यूटिलाइज कर सकते हो, जैसे कि आप केदारनाथ घूमने के बाद जाते हो चोपटा, और चोपटा पहुंचने में शाम हो जाती है। आप अगले दिन चोपटा में ही बिताइए, तुंगनाथ जी का दर्शन कीजिए और फिर चंद्रशिला जाइए, आसपास घूमिए, क्योंकि चोपटा बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पे काफ़ी सारे बुग्याल हैं, तो इस जगह को दिन में घूम के देखना तो बिल्कुल ज़रूरी है। होटल बुकिंग यात्रा के 2 से 3 महीने पहले शुरू कीजिए। इससे क्या होगा, एक तो आपको कंफर्म रूम मिल जाता है, और दूसरी बात जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको काफ़ी कम प्राइस में मिलती है। जैसे कि कुछ रूम्स जो हमें 2,500 में मिले, और उस वक्त जो जाके वहाँ पे बुकिंग करवा रहे थे वही रूम उनको 7-8 हज़ार बताया जा रहा था। जैसे कि मैंने कहा, सीज़न के वजह से इनकी प्राइसेस भी चेंजेस होती रहती है, और इसी वजह से बेहतर होगा कि आप टाइम रहते हुए बुकिंग कर लीजिए। अगर आप मुझे पूछते हो कि केदारनाथ में रहने का बुकिंग किस तरह से करवाएं, वैसे तो आप GMVNLs के होटल्स बुक कर सकते हैं उनके वेबसाइट में जाकर, बट बाकी जो प्राइवेट होटल्स है वो वहीं पे जाके करना पड़ता है। तो ये बिल्कुल फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे ही चलते हैं। यात्रा किस महीने करना चाहिए, वैसे तो महाशिवरात्रि वाले दिन द्वार खुलने की तारीख बताई जाती है, और मोस्टली ये अप्रैल एंड या मई से ही शुरू होती है। पर आप अगर मई जून के महीने में जाते हो तो आपने न्यूज़ में देखा ही होगा किस तरीके से यहाँ पे भीड़ होती है। तो मैं ये कहूँगी, आप मॉनसून सीज़न यानी बारिश के मौसम को छोड़ के दूसरे वक्त भी जा सकते हो, जैसे कि आप सितंबर एंड या अक्टूबर में जा सकते हो, और अक्टूबर के दौरान मौसम बहुत ही अच्छा होता है,
कभी कभार बारिश भी होती है, बट आप वेदर फोरकास्ट देख के उसी हिसाब से बुकिंग करवा सकते हो। यात्रा के दौरान आपको काफ़ी सारे जगह एटीएम मिल जाएंगे, पर मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कैश कैरी करो, क्योंकि यहाँ पे एटीएम्स कम है और लोग ज़्यादा है, तो उस वजह से आपको कैश निकालने में शायद दिक्कत हो। तो इसी वजह से मैंने कहा हो सके तो कैश कैरी करना। आप जिस भी होटल को बुक कर रहे हो, आप 25% से ज़्यादा एडवांस मत देना। आप उनको रिक्वेस्ट करना कि मैं 25% तक ही दे पाऊँगी, अगर हो सके तो उससे कम दीजिए, बट उससे ज़्यादा नहीं। मैं ये इसलिए कह रही हूँ, एक तो आप 2-3 महीने पहले ही बुकिंग कर रहे हैं, और अगर आप ज़्यादा अमाउंट दे देते हैं एंड बाय एनी चांस, भगवान ना करे, कोई भी दिक्कत हो गई, तो वहाँ पे ज़्यादा पैसे का लॉस हो सकता है। तो इसलिए एडवांस कम से कम देना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप जो भी बुकिंग करते हो होटल्स की, उनकी ट्रांजैक्शन प्रूफ ज़रूर रखना। जैसे मैंने जहाँ भी होटल्स बुक किया था, उन सारे चैट्स का स्क्रीनशॉट या जो भी पेमेंट किया है उन सब का स्क्रीनशॉट रख दिया था। बहुत बार ऐसा होता है, जो भी होटल ओनर है वो वहाँ पे नहीं है, उनके दूसरे स्टाफ हैं, उनको एग्जैक्ट प्राइस नहीं पता हो, तो वहाँ पे आर्ग्यूमेंट हो सकता है, और हो सकता है जो रिवाइज प्राइस हो, जो नया प्राइस हो, वही वो बोले देने को। तो आपके पास अगर चैट प्रूफ्स हो या फिर आपके पास ट्रांजैक्शन प्रूफ हो, तो आप उसको दिखा सकते हो और इस मुसीबत से ज़रूर बच सकते हो, क्योंकि ये मेरे साथ भी हुआ था। क्या ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी? अगर हाँ, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और जैसे कि मैंने पहले भी रिक्वेस्ट किया था, अभी भी मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। तो फिर मिलते हैं दूसरे ट्रैवल ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अलविदा।